नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सभी साथियों? रीट की जो पात्रता वाली एग्ज़ाम है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं और इस पर आज विस्तृत चर्चा रहेगी। हम चर्चा इस पर करेंगे कि फॉर्म को भरते समय किसकी सावधानी रखनी चाहिए, साथ में इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ कि कैसे इन शेष बचे हुए दिनों में लगभग 70 दिन का समय हमारे पास है, इसमें हम क्या प्लानिंग सेट करें जिससे कि जो रीट पात्रता है हम पहली बार में इसको क्वालिफाई कर लें। इसकी पूरी संपूर्ण योजना के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम किस प्रकार से सुनियोजित नियोजन करना है पाठ्यक्रम का, चाहे L1 की बात करें चाहे L2 की बात करें, इस पर भी अपनी विशेष चर्चा रहने वाली है। साथ में साथियों हम चर्चा करेंगे कि किस विषय को कितना समय देना है, कौन सी बुक किस विषय के लिए पढ़नी है, क्या ऑफलाइन की कोचिंग्स की ओर, ऑनलाइन की ओर या सेल्फ स्टडी, इनमें से किसको हम तवज्जो देंगे, किसको ज़्यादा समय देंगे, क्या ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए या सेल्फ ही स्टडी करनी चाहिए। इन बचे हुए शेष दिनों में क्या हमारी रणनीति रहेगी, इसकी संपूर्ण चर्चा आज हमारी क्लास में होने वाली है। साथ में किस पुस्तक को हम पढ़ें जिससे कि हम कम समय में अच्छे से अच्छे अंक लेकर आ सकें। हम और जो विद्यार्थी हैं, मेरे स्वयं के जो अनुभव है, उन सारे अनुभवों को हम शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी के लिए इस चैनल पर निःशुल्क रूप से एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड आप सभी के लिए लगातार देता रहा हूँ। और अभी भी अगर आप रीट में तैयारी कर रहे हैं तो निःशुल्क रूप से एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका रीट का एग्ज़ाम है, रीट का जो आपका एग्ज़ाम है उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की डेट आपको पता है 16 दिसंबर से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं और आपके जो फॉर्म चलेंगे वो चलेंगे 15 जनवरी तक। सबसे महत्वपूर्ण डेट तो आपको याद रखनी है कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म को किस तरीके से भरना है, कौन कौन सी चीज़ उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। लगभग आपके पास साथियों, आपके पास डेज बचे हैं एग्ज़ाम की। आपको डेट है, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है एग्ज़ाम आपकी, आपको पता ही है सभी को कि 27 फरवरी आपकी ये निश्चित है डेट। इसी दिन को आपकी एग्ज़ाम होनी है। लगभग 70 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। इन 70 दिनों में कैसे हम अपनी जो इतनी सारी सब्जेक्ट्स हैं उन सारी सब्जेक्ट को कैसे सुनियोजित करें, कैसे प्लानिंग सेट करें। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ कि किस पैटर्न से आपका एग्ज़ाम में जो पेपर आने वाला है। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है इसमें 150 प्रश्न आपके होते हैं। 150 प्रश्न होते हैं और 150 प्रश्न आपके होते हैं 150 मार्क्स के। अर्थात एक प्रश्न आपका कितने का होता है? एक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है। जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनको 150 में से 90 नंबर लाना आवश्यक है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 83 नंबर लाना आवश्यक है। ये तो सामान्य जानकारी आपको होगी। बात करूँ मैं सबसे पहले L1 की और उसके बाद L2 के सिलेबस की भी चर्चा कर लेता हूँ। सामान्य हम देखेंगे। देखिए साथियों कि सबसे पहले मैं L1 की बात करूं तो L1 का जो है, जिन्होंने DLED किया हुआ है, BSTC जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। आपको पता है कि इसके सिलेबस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपका साइकोलॉजी का पार्ट आएगा। साइकोलॉजी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। दूसरा आपको लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप ले सकते हैं। हिंदी को आप यहाँ चुन सकते हैं। अधिकांश विद्यार्थी हिंदी को लेते हैं। इसके प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे साथियों। 30 प्रश्न ही इसको देखने के मिलेंगे। इसके बाद में आपकी आती है लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में आप संस्कृत भी ले सकते हैं। अधिकांश विद्यार्थी संस्कृत ले सकते हैं, लेते ही हैं। अंग्रेजी ले सकते हैं। जो विद्यार्थी ने उर्दू पढ़ा है उर्दू ले सकते हैं। सिंधी, पंजाबी कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अधिकांश विद्यार्थी और हिंदी संस्कृत का मेल रखते हैं। जिनके ग्रेजुएशन में अंग्रेजी रहा है वो अंग्रेजी विषय को जरूर से जरूर लें। तो इसके भी प्रश्न आपके होने हैं, 30 प्रश्न इसके होने हैं। साथ में हम बात करेंगे L1 में एक पार्ट आता है आपका EVS का। EVS के प्रश्नों की संख्या भी आपको होती है 30। और यहाँ एक पार्ट आता है आपका मैथ्स का। मैथ्स की संख्या भी होती है तो कितनी, 30। ऐसे कुल मिलाकर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों कितने, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे L1 में। यही मैं L2 की बात करूं तो वही ऐसा कि ऐसा है। इसमें साइको से प्रश्न पूछे जाएंगे। L2 से मतलब जिन्होंने BEd किया हुआ है। साइको के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी लैंग्वेज जो फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप ले सकते हैं हिंदी के भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी जो लैंग्वेज सेकंड है, सेकंड में आप संस्कृत भी ले सकते हैं या फिर बताओ क्या ले सकते हैं, अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू जो भी है आपकी भाषा उसको ले सकते हैं। इसके भी प्रश्न पूछे जाएंगे 30। और वहाँ इसके बाद में जो आर्ट्स के विद्यार्थियों से SST के प्रश्न पूछे जाएंगे। SST के 60 प्रश्न पूछेंगे। और जो साइंस के जो विद्यार्थी हैं
साइंस मैथ के उनसे साइंस मैथ के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे 150 अंक के प्रश्न आपसे यहाँ भी पूछे जाएंगे। एक तो सामान्य वर्गीकरण जब मैंने आपको बताया, इस तरीके से इसको विभाजन किया गया है। L1 में भी 150 क्वेश्चन, L2 में भी 150 क्वेश्चन। L1 जिन्होंने DL किया हुआ है और यहाँ जिन्होंने B.Ed किया हुआ है, किया हुआ नहीं जो फर्स्ट ईयर में है वो भी इसको कर सकते हैं, जो सेकंड ईयर में है वो भी इसको कर सकते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो भी इसको दे सकते हैं, सभी इसके लिए पात्र हैं। ऐसा पहली बार किया गया है कि फर्स्ट ईयर वाले जो अपीयर्ड हैं उनको भी इसमें मौका दिया गया है और इस मौके को आपको अच्छे से बनाना है। साथियों, चर्चा मैं आपसे करूं कि ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया, इसमें एक बड़ी कॉमन चीज़ है, यहाँ बस थोड़ा सा अंतर यहाँ देखने को मिला है, बाकी सारी चीज़ कॉमन है। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे बात करूँ मैं यहाँ हिंदी की बात करूं तो इसमें 15 प्रश्न आपकी ग्रामर से आते हैं, 15 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड से आते हैं। ऐसे यहाँ 30 में से 15 प्रश्न आपके ग्रामर के आते हैं और 15 प्रश्न टीचिंग मेथड के आते हैं। ऐसे ही बात करें यहाँ पर भी आपके 10-10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ भी बात करें तो यहाँ पर भी आपके वही 15 प्रश्नों का यहाँ होता है। यहाँ 60 में से 50 प्रश्न आपके SST के, 10 प्रश्न टीचिंग मेथड के देखने जाते हैं। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूँ, 2 पोर्शन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको अगर रीट में पात्रता हासिल करनी है तो मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको एक कार्य करना है। देखिए साथियों, देखिए मैं आपसे सामान्य चर्चा करूँ कि ये इतना बड़ा सिलेबस, इसको हम कैसे कवर करेंगे। कवर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप उसको प्लानिंग में अपनी में सेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपके पास बचे हुए हैं 70 दिन का समय आपके पास है। 70 दिन आपके पास समय है। 70 दिन में से हम यह एक टारगेट फिक्स करें कि लगभग 40 से 45 दिनों में, लगभग मैं बात कर लूँ इतना सा कि ये 45 दिन है आपके पास। इस 45 दिन में आपको मैंने जितना जो सिलेबस बताया है, चाहे L1 का है चाहे L2 का है, जो विद्यार्थी हैं, आपको 45 दिन में आपका जो संपूर्ण सिलेबस है, 45 दिन में आपको ये संपूर्ण सिलेबस कवर करना है। एक बार पूरा सिलेबस आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक एक बार कितने दिनों में, 45 दिनों में आपको कंप्लीट करना है। बाकी के बचे हुए दिनों में क्या करेंगे, 45 दिन अपने यहाँ गए, अब बाकी के जो 10 और भी हमारे पास 25 दिन बचे हैं, उनमें से 10 दिन में हम अपने रखेंगे कि हमने ये जो कुछ भी पढ़ा है इस सिलेबस का बताओ क्या करेंगे, अपन रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे साथियों, सिलेबस का रिवीजन करेंगे। कितने दिनों में, 10 दिनों में। कि सर बाकी के अभी तो और भी 15 दिन और आपके और बच रहे हैं, सर इन 15 दिनों में क्या किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, 15 दिनों में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके जो एक तो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, साथ में आपने जो आपके जो मॉक टेस्ट हैं उन मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। आप इन दिनों में आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है NP/Q उनको हल कर सकते हैं। कितने दिनों में, ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन कैसे करना है, 45 दिन में तो आपको संपूर्ण सिलेबस को पढ़ लेना है। 45 दिन में उसके बाद में इस संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन कितने दिनों में कर लेना है आपको, 10 दिनों में। बचे हुए 15 दिनों में आपको जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है उसको कर लेना है। आपको जो पिछले जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं उनको कवर कर लेना है, अर्थात PVI आपको अटेंड कर लेने हैं। ये आपके मात्र कितने दिनों की स्ट्रेटजी है, 70 दिनों। अगर 70 दिनों में आप ऐसा करते हैं, किस सब्जेक्ट पर किस फोकस करना है उसकी बात भी आपसे कर लेता हूँ। देखिए भाई, अभी जो अपन ने सिलेबस की चर्चा करी कि आपके 150 प्रश्न आने हैं और 150 ही अंक के होंगे। इसमें से कॉमन चीज़ अब आपको बता दूँ, एक चीज़ पढ़ने से आपका दूसरे का कैसे कार्य हो सकता है। जैसे सबसे पहले बात करूँ मैं साइको की, ये आपके लिए महत्वपूर्ण विषय होता है। इसके प्रश्न आते हैं, बताओ आपके कितने, 30 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब ये जो 30 प्रश्न है, इसके अलावा मैं टोटल सारे टीचिंग मेथड्स की बात करूँ, टीचिंग मेथड की हम बात करें तो आपको देखो लैंग्वेज फर्स्ट में आपके 15 टीचिंग मेथड, यानी हिंदी में आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपकी लैंग्वेज सेकंड, अंग्रेजी या संस्कृत में से आप जो भी चुनते हो उसके 15 प्रश्न होंगे। और बात करें आपके SST, उसमें से आपके साथ कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछेंगे। ये इतने सारे जो प्रश्नों की संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये केवल एक ही पोर्शन के, बताओ किसके, टीचिंग मेथड के, यानी 15, 30 और बताओ कितने, 40 प्रश्न, लगभग 40 से 45 प्रश्न आपके होंगे, बताओ किससे, टीचिंग मेथड से। साथियों एक बार गौर कीजिए, 40 और 30, 70 अंक तो हमारे साइको और टीचिंग मेथड के हो गए। जबकि हम जब ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, ऑनलाइन में कोचिंग में जाते हैं, उसमें पूरा समय निकाल दिया जाता है ग्रामर में पढ़ने में निकाल दिया जाता है। भाई ग्रामर के आने 15 प्रश्न है, लेकिन जो टीचिंग मेथड का नंबर आता है तो टीचिंग मेथड के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। बच्चे भी टीचिंग मेथड में मेहनत कम करते हैं, इसलिए ध्यान रखना, सिलेक्शन आपको लेना है तो साइकोलॉजी पढ़ोगे तो टीचिंग मेथड वाला पार्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपकी साइकोलॉजी से ही क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आपको इन 2 पार्ट्स पर
विशेष रूप से मेहनत करनी है साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के 70 नंबर से हम पास थोड़ी होंगे। अरे भाई पास नहीं होगे तो आपके पास अभी देखिए बताओ क्या क्या है। लैंग्वेज फर्स्ट भी है आपके पास अभी और लैंग्वेज सेकंड भी है। यहाँ आपके लैंग्वेज फर्स्ट में 15 क्वेश्चन हिंदी के और 15 क्वेश्चन बताओ किसके, संस्कृत के। अगर आपने संस्कृत पढ़ी तो हिंदी के बताओ ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो जाएंगे। 30 प्रश्न आपके यहाँ होते हैं। ध्यान रखिए अभी तो हमारे पास 60 प्रश्न और बचे हुए हैं। SST का बचा हुआ है या साइंस मैथ के विद्यार्थी उनके पास साइंस मैथ का बचा हुआ है। L1 के विद्यार्थियों के पास EBC EVS और मैथ्स का बचा है 60 प्रश्न हो। तो हम लगभग सामान्य रूप से भी लगभग 2 से सवा 2 महीने में अगर हम इस तरीके को अपनाएंगे तो 110 अंक, कितने अंक साथियों, 110 अंक आप सामान्य रूप से ला सकते हैं। विशेष आपको कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ आपके है कि आपको एक बार सामान्य रूप से अपना सेटअप करना होगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस चीज़ को कब तक पढ़ना है, कितना उसका रिवीजन करना है, कैसे उसको नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और विद्यार्थी जो बार बार प्रश्न आते हैं कि सर कि ये जो तरीका है कि ये तो हमारा सेल्फ स्टडी का होता है, सर हम ऑफलाइन कोचिंग जाएं या नहीं जाएं, ऑनलाइन कोचिंग जाएं या नहीं जाएं। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग की बात कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसमें पढ़ोगे तो आपका ना तो सिलेबस होगा ना आपकी तैयारी होगी। मेरे हिसाब से आप इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ना तो ऑफलाइन ना ऑनलाइन। जो विद्यार्थी फ्रेशर हैं वो सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। पुस्तकों की चर्चा में अभी आप करूँ कौन कौन सी पुस्तकें आपको लेनी है। ऑफलाइन ऑनलाइन को छोड़िए, जो चीज़ समझ नहीं आ रही यूट्यूब पर इतनी सारी चीज़ें पड़ी है वहाँ से लीजिए। और साइकोलॉजी टीचिंग मेथड के लिए तो आप इस क्लास यहाँ हमारे निश्चित रूप से जुड़ भी सकते हैं। बात करें कि सर हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, एक बार बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूँ। देखिए जो भी अभी मैंने आपको पैटर्न बताया कि 4 चीज़ें हैं आपके और 4 चीज़ों में से हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पोर्शन में बात करें साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हैं सर। दूसरा आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि आपकी हिंदी के भी आपके 30 प्रश्न हैं। सेकंड आपका जो लैंग्वेज है वो है आपका जो भी आप लेते हैं संस्कृत या अंग्रेजी में से, संस्कृत विद्यार्थी अधिकतर लेते हैं संस्कृत या फिर आप अंग्रेजी मान लीजिए, इसके भी 30 प्रश्न हैं। और एक प्रश्न मैं यहाँ इस बार बता देता हूँ आपको L2 का SST, आर्ट्स वालों के SST का आएगा पोर्शन और जो साइंस वाले हैं उनके साइंस मैथ्स का पोर्शन आएगा। यहाँ आपके मिलेंगे 60 अंक। इनके लिए कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें तो सुन लीजिए। साथ में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ EVS और मैथ्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ जो STC के लिए है, L1 के लिए। देखो अगर आप साइकोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हैं तो जो पुस्तक मार्केट में ज़्यादा बहुत चर्चित है और अच्छी भी पुस्तक है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते पुस्तक अच्छी नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि धीर सिंह धावई अवनी प्रकाशन की जो बुक आती है वो अच्छी पुस्तक है, कंटेंट उसमें बहुत सारा है। लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं उस पुस्तक को थोड़ा सा अभी अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप सीधी सी लैंग्वेज एक पुस्तक लेकर आएँ, सिखवाल, कौन सी बताओ, सिखवाल की पुस्तक लेकर आएँ। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जबकि जब आप अपनी धीर सिंह धावई की पुस्तक लेके तो वहाँ तो कंटेंट इतना है कि आपकी समझ में नहीं आएगा। हालांकि प्रश्न वहाँ से आपसे पूछे जाते हैं लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट बेस्ड ही प्रश्न आता है, अप्लाइड ही आपका पेपर बनता है। तो आप इस पुस्तक को पढ़िए या फिर आप ला सकते हैं, बताओ कौन सी, फर्स्ट रैंक की पुस्तक ला सकते हैं। अगर आपने पहले से मनोविज्ञान को पढ़ा हुआ है तो आप फिर धीर सिंह धावई वाली पुस्तक की ओर जा सकते हैं। अच्छी पुस्तक है, उसकी मैं निंदा नहीं करता, लेकिन पुस्तक पहली बार पढ़ रहे हैं तो इन पुस्तक की ओर ही आपको जाना चाहिए। इधर हिंदी की बात करो तो हिंदी में आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। कक्षा 9 से 12 एक पुस्तक चलती है सरल हिंदी व्याकरण के नाम से, जो राजस्थान बोर्ड में चलती है सरल हिंदी व्याकरण के नाम से। तो कक्षा 9 से 12 एक पुस्तक वो इजी वे में आपको मिल जाएगी। तो इसको आपको हिंदी के लिए अपना बेस बनाना है। संस्कृत के लिए एक ही पुस्तक आपको पर्याप्त है जिसका नाम है साफल्यम, डॉक्टर लोकेश शर्मा इसके नाम से आती है साफल्यम जो है। इस पुस्तक को आप संस्कृत के लिए देख सकते हैं। EVS के लिए एक है डॉक्टर मुकेश पंचोली, इनकी पुस्तक को आप देख सकते हैं जो STC वाले हैं। और मैथ्स के लिए जो रामनिवास मथुरिया है, इसकी पुस्तक को आप चुन सकते हैं। तो ये सामान्य चीज़ें हैं। पुस्तक का आपको चुनाव यहाँ विशेष रूप से करना है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इन्हीं पुस्तकों में से आपको लेना है। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो आप अवनी प्रकाशन की ओर जा सकते हैं। यहाँ आपको कक्षा 9 से 12 की जो हिंदी की सरल हिंदी व्याकरण चलती है उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ इसमें है और बहुत कम जो है पैसों में ये आपको देखने को मिलेगी और ऑथेंटिक भी है, राजस्थान बोर्ड में चल रही है। तो इसके लिए आप रुपीस को लगा सकते हैं। संस्कृत के लिए इससे अच्छी बुक कोई नहीं है, साफल्यम। यहाँ EVS वाले मुकेश पंचोली को और मैथ्स वाले मथुरिया को। वहीं SST के लिए आप जो है लक्ष्य इस पुस्तक को देख सकते हैं। ये मैंने आपको संपूर्ण स्ट्रेटजी बताई कि किस तरीके से हम बचे हुए कितने दिनों में, मात्र 70 दिनों में हम इस पात्रता को कैसे हासिल कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। और साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इन सारी चीज़ों से संबंधित जो मटेरियल है वो आपको मैं टेलीग्राम पर लगातार आपको देता रहा हूँ, तो वहाँ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स बॉक्स में इसको जो है लिंक उसकी पिन कर दूँगा। आपको जानकारी कैसी लगी और आपकी जो और भी जो कोई क्वेरीज है उस क्वेरीज को आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।